आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मोदी और अमित शाह सुप्रीम कोर्ट के रडार पर हैं। हाँ, वही दो नाम जो अब तक सवाल पूछते रहे आज खुद जवाब देने की स्थिति में खड़े हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो पूछा जो देश का हर नागरिक महीनों से बोल रहा था। सोनम वांगचुक को आखिर किस अपराध के लिए जेल भेजा गया? यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं था। यह एक ऐसा वाक्य था जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया, क्योंकि जब अदालत सवाल पूछती है तो वो सिर्फ कानून नहीं, नीयत को भी एक्सपोज करती है। और इस बार कोर्ट ने मोदी सरकार की वही नीयत बेनकाब कर दी। वो नीयत जो डरती है, वो नीयत जो डिसेंट को खतरनाक मानती है, और वो नीयत जो चाहती है कि सच्चाई बर्फ की तरह दबा दी जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बर्फ नहीं, अब आग दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही केंद्र सरकार से पूछा, आपने सोनम वांगचुक को किस आधार पर अरेस्ट किया, पूरे नॉर्थ ब्लॉक की दीवारों में कंपन महसूस हुआ, क्योंकि सवाल सीधा था, पर निशाना था अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नीतिगत सोच पर। कोर्ट का यह प्रश्न दरअसल एक न्यायिक हथौड़ा था जो सरकार की उस आदत पर गिरा जो हर असहमति को राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम देकर कुचल देती है। और इस बार अदालत ने साफ कह दिया, देशभक्ति सरकार का कॉपीराइट नहीं है। यानी पहली बार सत्ता से बड़ा संविधान फिर से खड़ा हो गया है। अब देखिए इस पूरे घटनाक्रम की विडंबना। एक आदमी जिसने लद्दाख के बच्चों को पढ़ाया, बर्फ से स्कूल बनाए, पर्यावरण के लिए आवाज उठाई, उसे खतरा माना गया। और दूसरी तरफ जो लोग देश के संसाधनों को बेच रहे हैं, उन्हें विकास का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस डबल स्टैंडर्ड को पहचान लिया। कोर्ट ने कहा, कानून सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए है। और इसी लाइन में छिपा था सत्ता को दिया गया सबसे कड़ा संदेश, आपके पास बहुमत है पर माफी नहीं। मोदी और शाह की मुश्किल यह है कि वे हर विरोध को एजेंडा समझते हैं, और यही सोच अब अदालत के सामने खुली किताब बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल सिर्फ गिरफ्तारी पर नहीं उठाया, बल्कि सरकार के इरादे पर भी तंज कस दिया। क्या हर विरोध अब देशद्रोह है? क्या हर आंदोलन अब अपराध है? और सच कहें तो यह वही पल था जब अदालत ने सत्ता के पीआर को ध्वस्त कर दिया और कानून की आत्मा को जीवित कर दिया। क्योंकि अदालत ने वहां प्रहार किया जहां सरकार सबसे ज्यादा नाजुक है, उसकी छवि पर। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा डर में कौन है जानते हैं? आरएसएस। हाँ, वो संगठन जो खुद को विचारधारा की जननी कहता है, वो भी घबरा गया है यह देखकर कि जेन-झेड़ लद्दाख की सड़कों पर संविधान लेकर खड़ा है। आरएसएस को डर है कि नई पीढ़ी अब अंधभक्ति नहीं, जवाब मांगना जानती है। और अमित शाह को डर है कि अगर सोनम वांगचुक जैसे लोग जनता के दिल में जगह बनाने लगे, तो नए भारत का नैरेटिव टूट जाएगा। इसलिए जेल भेज दिया गया ताकि डर पैदा हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, डराने वाले अब खुद डरे हुए लगते हैं। अब कोर्ट ने पूछा, गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी? ये सवाल दिखने में छोटा है, पर यह सरकार की सबसे बड़ी असफलता की पोल खोल देता है। क्योंकि अगर गिरफ्तारी सही थी तो जवाब क्यों नहीं है? अगर गलत थी तो माफी क्यों नहीं है? यही वह जगह है जहां सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता की पूरी मशीनरी को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया। जेल में सोनम है, लेकिन कटघरे में मोदी और शाह, क्योंकि अब उन्हें जवाब देना होगा कानून की अदालत में, न कि सोशल मीडिया के ट्रोल रूम में। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट में कहा, मेरे पति का अपराध बस इतना है कि उन्होंने सच बोला। और उस एक वाक्य ने अदालत में सन्नाटा भर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता है कि जब सच्चाई जेल में जाती है तो लोकतंत्र आईसीयू में पहुंचता है। अब अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है, और अमित शाह के पास राष्ट्रीय सुरक्षा की पुरानी स्क्रिप्ट इस बार काम नहीं करेगी। क्योंकि अदालत ने साफ कहा, देशभक्ति और डर दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यह केस अब कानूनी नहीं, ऐतिहासिक बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के जरिए सरकार को संदेश दिया है, आपके पास ताकत है, पर जनता के पास अदालत है। और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। आज पहली बार सत्ता को जवाब देना पड़ेगा, ना किसी टीवी चैनल पर, ना किसी चुनावी मंच से, बल्कि अदालत की चार दीवारी में, जहां झूठ की कोई सीट आरक्षित नहीं होती। इस केस में सोनम वांगचुक एक व्यक्ति नहीं, प्रतीक बन चुके हैं। प्रतीक उस आवाज के जो कहती है, देश से प्रेम, सरकार से सवाल, दोनों साथ चल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विचार को मान्यता दी है। अब जनता समझ गई है कि जब सरकार किसी सच्चाई से डरती है तो वही सच्चाई सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज जो जेल में है वो कल आंदोलन का चेहरा होगा। मोदी और अमित शाह ने सच्चाई को कैद किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून से उसकी जमानत कर दी। अब डर सत्ता में नहीं,
संविधान में सांस ले रही जनता के भीतर है। यह सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं, यह उस देश की पुकार है जहां अदालतें अभी भी जिंदा हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, सत्ता डर सकती है पर न्याय नहीं झुकता। I thought so, my lord. My lord, volume Roman 5, 29. from Allahabad, there is nothing there. Meaning 11,670 पेज खोलिए. My lord, can I give my copy for immediate reference? My lord? यानी मिल गए. स्टेट ऑफ पंजाब गवर्नर चलो yes, go to My lord, 11669, paragraph 16. paragraph 16. My lord, I'm grateful. My lord, where Shamsher Singh. Shamsher Singh is noted, para 28 and 32 are quoted, my lord, which I read. May I reread it, my lord? Or may I my lord, read them again? Yes. Yes. Under the cabinet system of government as embodied in our constitution, the governor is the constitutional or formal head of the state, and he exercises all his powers and functions conferred on him by or under the constitution on aid and advice of his council of ministers, save in spheres where governor is required by or under the constitution to exercise his function in his discretion. It is a fundamental principle of English constitutional law that ministers must accept responsibility for every executive act. In England, the sovereign never acts on his own responsibility. The power of the sovereign is considered by the practical rule that the crown must find advisers to bear responsibility for his action. Those advisers must have confidence of the House of Commons. This rule of English constitutional law is incorporated in our constitution. The Indian constitution envisages a parliamentary and responsible form of government at the center and in the states, and not a presidential form of government. The powers of the governor as the constitutional head are not different. Well, these two paras are quoted. What is missed from Shamsher Singh is in my written submission at page 197. Well, these two paragraphs. Your lordships are at page. Other than those two paragraphs, nothing else is referred of Shamsher Singh. And this is what I'm now showing. 54 and 55 you want. And it's a Shamsher Singh is 7. Stay 6. Well, please see para 54 and 56. The provisions of the Constitution, your lordship gets one. The provisions of the Constitution which expressly require the governor to exercise his powers in his discretion are contained in articles to which reference has been made. To illustrate, Article 239(2) states that where a governor is appointed an administrator of an adjoining union territory, he shall exercise his functions as such administrator independently of his council of ministers. The other articles which speak of discretion of the governor are para so-and-so, so-and-so, 6th schedule, and article so-and-so, so-and-so. The discretion conferred on the governor means that as the constitutional or formal head of the state, the power is vested in him. In this connection, reference may be made to Article 356, which states that the governor can send a report to the president that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with provisions of the Constitution. Again, Article 200 requires the governor to reserve for consideration any bill which, in his opinion, if it became law, would so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which the High Court is designed to fulfill under the Constitution. Now, 55. In making a report under Article 356, the governor will be justified in exercising his discretion, even against the aid and advice of the Council of Ministers. The reason is that the failure of constitutional machinery may be because of the conduct of the Council of Ministers. This discretionary power is given to the governor to enable him to report to the president, who, however, must act on the aid and advice of council or ministers of the center in all matters. In this context, Article 163(2) is explicable that the decision of the governor in his discretion shall be final and the validity shall not be called in question. The action taken by the president on such a report is a different matter.
The President acts on aid and advice of Council of Ministers in other matters where the Governor acts in his discretion. He will act in harmony with his Council of Ministers. The Constitution does not aim at providing a parallel administration within the state by allowing the Governor to go against the advice of Council of Ministers. Now, please see 56 is important. Similarly, Article 200 indicates another instance where the Governor may act irrespective of any advice from the Council of Ministers. In such matters where the Governor is to exercise his discretion, he must discharge his duties to the best of his judgment. The Governor is required to pursue such course which are not detrimental to the state. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।